अम्बेडकर को पढ़िए कभी, ठीक है, अम्बेडकर को पढ़िए, तो उनके महिलाओं के प्रति उनके क्या विचार थे, तब आपको लगेगा आप नतमस्तक हो गए, ठीक है। उस जमाने में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई किया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, बोलो, उन्होंने कहा कि महिलाएं जितने आबादी की हिस्सा है और ये पढ़े लिखेंगी और वोट देने का अधिकार हो। तो इस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था है, महिलाओं को संरक्षण मिला। और उसी क्रम में नागरिक सुरक्षा विभाग आपका गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार, आप समझ रहे हैं। गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कौन होते हैं, क्या नाम होता है इस समय, आप बता रही, अमित शाह मैम बता रही, बाकी लोग जानते हैं। अमित शाह जी जो है इसमें भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, और ये हमारा जो नागरिक सुरक्षा विभाग है ये गृह विभाग में आता है, यानी उन्हीं के अधीन आता है, माननीय अमित शाह जी। और एक विभाग होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा विभाग। तो रक्षा विभाग, आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री, ये सब इंटरेस्ट थोड़ा बहुत जो है आप इन सब चीज़ों में भी अपने हक अधिकारों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट रखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो रक्षा मंत्री का मतलब कि रक्षा सेनाएं कितने प्रकार की हैं अपने देश में, क्या क्या नाम है, पीछे से बताइए, पीछे से बताइए, ठीक, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये सब अब क्या है, ये सब हमारे जो देश के एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है, यानी देश के बाह्य सुरक्षा के लिए, ठीक है, जिम्मेदार है। जैसे ये गेट है, गेट के अंदर जब हमें प्रवेश करना है तो उसकी जिम्मेदारी हमने इनको दे दी, ठीक है। अब बाहर प्रवेश करना है, मुझे एक लोग और थे उनको हमने बाहर खड़ा कर दिया, ठीक है, खड़े नहीं होते संतरी लाठी और बंदूक लेकर, जो बाहर वाले हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं वो रक्षा विभाग करता है, ठीक ना। तो फोन आ गया था, हमारे अधिकारी आ रहे हैं, ठीक है, कल आएगी शासन स्तर के अधिकारी, सूचना हमको मिली है। तो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, देश की बाह्य सुरक्षा व्यवस्था। बाह्य सुरक्षा व्यवस्था कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। रक्षा, अब रक्षा मंत्रालय बाहरी आक्रमणों के लिए झेल देगा, ठीक है। हमारे जो जल सेना है वो जल में अगर कोई आक्रमण होता है हमारे देश में, वायु में वायुसेना देखेंगे, थल में आर्मी देखेंगे, लेकिन अंदर देश के अंदर तमाम ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस विभाग है, होमगार्ड है, एसीसी है, एनएसएस है, NYK है, स्काउट गाइड है, और उसके बाद जो है लोग हैं, लोग का मतलब हम भारत के लोग। आप संविधान जरूर पढ़िएगा, संविधान का प्रीमियम पढ़िएगा, संविधान का अनुच्छेद पढ़िएगा। इन अनुच्छेदों में आपको अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन भी दिया गया, सूचना का अधिकार भी दिया गया, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समता का अधिकार दिया गया। ये भी आपको जानना चाहिए किस अभी ला वाली लड़की कहाँ गई, बोल रही थी मैं कानून पढ़ूंगी, कानून पढ़ना जो है ये भी संविधान भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसमें भी सब लिखा हुआ है, आपके मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, ये सब उसमें दिया हुआ है।
अधिकार का उसी से पूरा न्यायपालिका चलती है, उसी के आधार मान करके आपका पूरा देश चलता है। इसमें कोई छोटा बड़ा है क्या? सिस्टम कोई बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? लोग हैं, बता दिया। लोग चाहेंगे तो जो लोग ऊपर हैं उनको नहीं रहे आ सकते हैं। ठीक, शक्तियाँ किसके हैं? पब्लिक, लोगों। तो मैं बताना चाह रहा था कि आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बाद जो चौथी शक्ति है, जो चौथी एनर्जी है, वो है सिविल डिफेंस। जो चौथा फोर्स है वो सिविल डिफेंस है। और सिविल डिफेंस में सभी नागरिक हैं, देश के रहने वाले सारे लोग आ जाते हैं। 140 करोड़ कह लीजिए, जो जनता है वो सभी है। तो जब सारी जनता कुछ न कुछ जो है ट्रेंड होगी, समझ रहे हैं, कुशल होगी, उसके पास नॉलेज होगा हर चीज का, अपने हक अधिकार को लेकर के जागरूक होगी। एक एक दो होंगे, आप जितना आप लोग यहाँ बैठे हो सभी अगर सिलाई में एक्सपर्ट हो जाएं तो आप स्वयं के लिए तो अपने परिवार के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए आइकन होंगे। तो ये अब सब चीज़ों के लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा, अम्बेडकर की बात है कि वो शेरनी का दूध है, ठीक है, जो पिएगा वो दहाड़े। किसने कहा था? अम्बेडकर साहब ने। शेरनी का दूध जैसा, आप जितना पिएंगे उतना ही दहाड़े। नॉलेज रहेगा दहाड़े, नहीं नॉलेज रहेगा तो ये हमारे यहाँ जो दो चीज़ें, पुरुष सत्तात्मक परिवार है, एक मातृ सत्तात्मक परिवार, ठीक है। इस मामलों में पुरुष जो है बहुत नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह मातृ सत्तात्मक है, जहाँ महिला केंद्र में होती है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अभी देखा आपने राशन कार्ड में महिलाओं का नाम आने लगा, प्रमोट हो रहा है ना। तो अभी जो कि सदियों से पुरुष मानसिकता से दबाया गया है, ठीक है, महिलाओं को, तो इनको शक्तियों को उभारा जा रहा है, उभारने का प्रयास किया। उसी क्रम में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम भी कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। तो अब इंटरनल सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है, नागरिक सुरक्षा हो गया। अब नागरिक सुरक्षा को अगर ये पता होगा कि हमारे देश में जो कोई आपदा विपदा आती है तो उसमें हमको रेजिलिएंट कैसे होना है, उसका प्रतिरोध कैसे करना है, ठीक है। अभी हमको कोई लाठी से मारेगा, मैं निहत्था हूँ, तो मैंने क्या प्रयास करूँगा? मैं पहले हाथ से रोकूंगा ना, इतना तो करूँगा ही, ठीक है। या उसके प्रहार से भाग जाऊँगा, किनारे भाग जाऊँगा, उससे बचने का प्रयास करूँगा ना। वहाँ मुश्किल हो जाएगी, मान लीजिए हम निहत्थे हैं, अगला आदमी हमारे पर गोली से मार रहा है, तो क्या कर पाएंगे? वहाँ कमज़ोर बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके क्षमता को, सामने वालों को सहने के लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा, समझ रहे? या हमसे वो बराबर का है, हमसे लड़ाई करना चाहता है बिना हथियार के, तो हम शरीर से मजबूत रहेंगे तो हम लड़ लेंगे, ठीक है ना, मार तो नहीं पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लाठी है, उसके पास बंदूक है, वहाँ हम कमजोर हो जाएंगे। इसी कमजोरी को, जो हमारी कमजोरियाँ हैं, जो हमारी नाजुकपना है, हमारी जो संवेदनशीलता है, कमजोरी है, इसी को बढ़ाने का नाम नागरिक सुरक्षा है, समझ रहे? इसी कौशल को और मजबूत करने का नाम नागरिक सुरक्षा है। यानी सिविल डिफेंस ऐसी एक व्यवस्था है, ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक तंत्र है जो ये व्यवस्था करता है नागरिकों को, जो किसी भी आपदा के समय या हवाई हमले के समय या अन्य कोई आकस्मिक आपदा विपदा के समय हमें उस दुख से, उस कष्ट से सहने की क्षमता डेवलप करते हैं, ठीक है। वही काम करता है नागरिक सुरक्षा। तो हम उसी संगठन से हैं और हमारे सभी लोग हैं, और हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि आप भी उसका कोई न कोई एक हिस्सा बनने वाले हैं या बन चुके हैं, फार्म आपने भर दिया है। तो देश को ऐसे ही ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है, ऐसे होशियार नागरिक की ज़रूरत है, ठीक है, कि जो ये
जान सके कि अगर किसी को चोट आई है, सर में चोट लगी है, तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। या अगर कोई बेहोशी में है, सदमे में है, तो हमें उसका क्या इलाज करना चाहिए, तत्काल फर्स्ट एड करना चाहिए। या आग लगी है, ठीक है, घर में ऐसे इंसिडेंट हुआ है, कहीं भी हुआ है, तो हमें उसको तत्काल फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, कैसे बुझाना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए। अस्पताल, अभी हमको चोट लग गई है, सीरियस हमें, ठीक है, अब घर में आपको मान लो, बाकी और कोई गार्जियन नहीं है, कोई नहीं है, कोई छोटा बालक कहीं चोटी हो गया, ठीक है, कुछ खा लिया, मुंह में कुछ ले लिया, गले में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसको फंस गया, सांस नहीं ले पा रहा है, तो क्या हम सीपीआर के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सीपीआर उसको दे सकते हैं, जीवन बचा लेंगे ना उसका। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हम उसको अस्पताल लेके जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा, रेस्क्यू करना है आपको। कई बार ये होता है परिवार में जो है चोट लग जाती है, या कोई बीमार होता है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, कोई बुजुर्ग है, किसी कोई भी होता, पैर टूट गया, अब उसको जो है तो है नहीं कि महीनों एक कपड़ा पहने रहेगा, ये हमारे घर में सब में होता है, तो उसको बिस्तर चेंज करना है, बिस्तर बदलना है उसको, कैसे आप अकेले उसको उठा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी छोटी छोटी टेक्निक है, उसकी देख रेख कैसे कर पाएंगे, ये व्यक्तिगत जीवन में भी है, ठीक है। तो ये हमें सब कुछ सीखने की जरूरत है। साथ साथ सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस है। सोशल अवेयरनेस इस तरीके का है, जैसे आप आजकल देख रहे हो डिजिटल जो है फोर्जरी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, देख रहे हो ना, मोबाइल से क्या क्या घटनाएं हो जाती हैं, चोरी की घटनाएं हो जाती हैं। तो डिजिटल अवेयरनेस में भी हमको आगे रहना है, अगर हमको यूज करना है, इसके बिना आप रह नहीं सकते हो। मोबाइल यूज करने के बिना समय कोई रह पाएगा, ये हमारी आवश्यकता है। तो ये हमें उसमें एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है कि कितना यूज करना है, 24 घंटा नहीं करना है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं भी है। तो हमें क्या है कि हमें जो अच्छी चीज़ों को देखना है। हम पढ़ लिख रहे हैं तो हम अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित देखें, क्यों हमारे पास अभी हम कह ही नहीं सकते आज के समय में कि हमारे पास जो है किताब नहीं है, या गार्जियन हमारे पास किताब पैसे नहीं ले सकते। भाई मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं ना, एक मोबाइल में रिचार्ज अगर नेट है आपके पास, हजारों किताबें भरी पड़ी है, आपको केवल पढ़ने वाला होना चाहिए, नॉलेज लेने वाला होना चाहिए। क्या कमी, दिल्ली की सारी कोचिंग, इलाहाबाद, लखनऊ की सारे आपके मोबाइल में समझ लो, सारा ज्ञान आपके पास है, आपको लेना है, क्या करना है। तो एक कड़ी और है जो हमको सीखने की जरूरत है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में आप जैसे पर्यावरण संरक्षण की बात है, यदि हम जागरूक नागरिक हैं, जीवों के प्रति हमारे क्या विचार है, भावना है, ठीक है। आप इतना जरूर जानते होंगे कि इस धरती पे कोई भी छोटा मोटा जीव है वो अनायास नहीं है कोई, ठीक है। इकोसिस्टम आप ये जो तंत्र है पूरा इकोसिस्टम, बच्चे जो साइंस में पढ़े होंगे, पारिस्थितिकी तंत्र उसको बोलते हैं, इकोसिस्टम, तो सबका उसमें अपना महत्व, समझ रहे। ये जो पूरा सिस्टम है आप देखेंगे कि सूर्य के ऊपर आधारित है, ठीक है। सूर्य जो है अपने नियत समय पे काम करता है, सुबह निकलता है, ठीक है, क्या होता है, दिन हो जाता है, रात हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग सब चल रहा है, सिस्टम चल रहा है ना। एनर्जी मिल रही है, सूरज ना निकले, रोशनी ना हो, पेड़ पौधे भी गायब हो जाए। आप समझो गहराई से कि सूरज के कितना महत्व है। अगर पेड़ पौधे गायब हो गए क्या होगा, ये ऑक्सीजन गायब हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ऑक्सीजन अगर गायब हो गई, कम हो गई, अभी इस कमरे में ऑक्सीजन कम हो जाए तो सांस ले पाएंगे क्या। तो हमें ये भी देखना है विकास के डेवलपमेंट के दौर में आगे बढ़ने के चक्कर में हम अपने जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, वो सतत विकास जिसको बोलते हैं, इसके साथ हमको चलना है, इसके साथ आगे बढ़ना है। कहने का मतलब कि हम कुछ इतना ज़्यादा किसी चीज़ का दोहन ना कर जाए। सन एनर्जी को, अभी सन एनर्जी लोग ले रहे हैं ना, लाइट नहीं जला रहे, वो भी कंज्यूमेबल हो सकती है, खत्म हो सकती है, ठीक है। पानी का दोहन आप करते चले जा रहे हो,
टब खोल करके और लगातार 1 बाल्टी के पानी जरूरत है, 4 बाल्टी में हम 2 कपड़े धो रहे हैं। जब आप पानी का दोहन करोगे क्या करोगे, आप नुकसान कर रहे हो ना। तो कहने का मतलब ये जो कुछ भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें इतना इस प्रकार डेवलपमेंट करना है कि इतना दोहन करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आराम से जी सकें, उनके लिए छोड़ के भी जाना है। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी कहे हमारे जो बुजुर्ग थे ऐसे थे, उन्होंने पूरा पानी खत्म कर दिया। ठीक है, पानी एक छोटा सा उदाहरण हर चीज के लिए मैं कहता हूँ। आजकल सारी परिवेश में ताल तलैया पेड़ पौधे हैं क्या हैं? आपके घर के सामने कोई पेड़ लगा हुआ है क्या? गर्मी के समय में आप कहीं बाहर जाते होंगे तो लगता होगा ना, कहीं पेड़ होता तो बैठ लेते। कितने लोग यहाँ गांव के रहने वाले हैं, गांव से रिलेटेड हैं, जो गांव में जिनका जीवन व्यतीत हुआ है। बाकी लोग शहरी है, अभी गाँव में। ठीक है, देखिए मैं गर्व से मैं खुद कहता हूँ, मैं पूरी तरह से गांव का हूँ। ठीक है, लेकिन गांव का मैं 12वीं तक रहा हूँ। 12वीं तक गांव में मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई हमारी सब हुई। और लेकिन गांव से इतना स्नेह है या अच्छा लगता है, कह लीजिए वो परिवेश वो शहर में नहीं मिल सकता वो सारी चीज़। तो लेकिन फिर भी नहीं है तो उसको हमको बनाने की जरूरत है। अभी मैडम ने इसमें देखिए तमाम छोटे मोटे पौधे लगा रखे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, जीव जंतुओं पे भी ध्यान रखना है, तभी एक सजग प्रहरी के रूप में हम लोग काम कर पाएंगे। दृष्टि हमारी सब तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करता हूँ। ये सब जो डिजास्टर हैं हमारे, जो आपका बाढ़ वाला क्षेत्र आपका है ही, ठीक है, फायर तो कहीं भी हो सकता है, आग लगने की घटना कहीं भी हो सकती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है, जहाँ भी भूकंप आ सकता है, उसमें भी हम लोगों को बचना है। और अभी जो हम लोग एक्ट कर रहे थे या अभी कर रहे हैं लगातार, वो एयर रेड वार्निंग सिस्टम से संबंधित है। एयर रेड वार्निंग सिस्टम मतलब हवाई हमले की सूचना प्रणाली। ऑपरेशन सिंदूर अभी मान लीजिए ये एक्ट पूरा युद्ध में कन्वर्ट हो जाता, वार में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, तब क्या होता या उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता, न्यूनतम हो जाता, कम से कम हो जाता। उसी की तैयारी के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग काम करता है। आप समझ रहे होंगे, जो नुकसान ज्यादा होने वाला था वो कम से कम हो। अब भूकंप को तो रोक नहीं पाएगा कोई, लेकिन भूकंप से जो बिल्डिंग गिरेगी, बिल्डिंग गिर जाए चलो माल, वो एक प्रॉपर्टी है, दोबारा भी बन सकती है, पैसा आ जाएगा। लेकिन प्रियॉरिटी क्या है? जीवन की है। जीवन की प्रियॉरिटी में अगर जीवन चला गया तो आएगा क्या? प्रियॉरिटी सबसे पहले क्या है? सेव टू लाइफ, जीवन को बचाना। सिविल डिफेंस का एम क्या है? सेव टू लाइफ, जीवन को बचाने की प्रियॉरिटी हम लोग रखते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी की, ठीक, महत्वपूर्ण जीवन है, जीवन दोबारा मिल नहीं सकता। तो अगर हमें अलर्ट होंगे कि भूकंप के आने की स्थिति में हमको ये पता होगा कि सुरक्षित निकासी कैसे करनी है, यानी इवैक्यूएशन ड्रिल कैसे करना है, तो आप आराम से आपको पता होगा। अगर पीस टाइम में आपने अभ्यास किया होगा, अगर या आपके पास एक नक्शा होगा, मैप होगा, अगर ऐसी कंडीशन में आएगी, अगर कोई आकस्मिकता आती है तो हम ऐसे परिवार सहित ऐसे निकलेंगे, वहाँ से निकल के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे। हमारे पास इमरजेंसी एक किट होगी, उसमें कुछ जरूरी चीज़ें होंगी, ठीक है। हम सही रहेगा, इससे बात करिए कार्यक्रम बोल दीजिए, ठीक ना सर। हमें ये सब सीखने करने की जरूरत है, इमरजेंसी ड्रिल करने की जरूरत है, आग लगती है उसको बुझाने की जरूरत है, ये कौशल डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं एयर रेड वार्निंग सिस्टम की तरफ आ रहा हूँ। तो अगर इस देश में कोई हमला करता है, कोई देश दुश्मन एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग करता है, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है,
एटॉमिक बम का प्रयोग कर देता है। सबसे खतरनाक स्थिति है। इसको कहते हैं WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऐसे नरसंहारक तबाही वाले हथियार, ठीक है, जैसे रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल हथियार हैं। क्या है? जैसे अभी आपने इन्फेक्ट सुना ना, बायोलॉजिकल, अभी कोविड-19 देखा था 19, ये बायोलॉजिकल था। ये बायोलॉजिकल कोई वायरस था ना, तो क्या करना है, अगर वो दुश्मन देश कोई बम में लगा करके और यहाँ पे गिरा दिया, वायरस फैल गया चारों तरफ, सारे लोग खांस रहे हैं और ये कर रहे हैं, गला चोक हो जा रहा है, पानी हो जा रही है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये भी देखना हमें कि वॉरफेयर कैसा है, उसमें देखना, उसके अनुसार हमें करना है। अगर हमको पता है कि धुआं भरा कमरा है, अगर हम खड़े होंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगी। अगर आपको ट्रेंड है तो आपको ये होगा कि आप बैठ जाएं, रेंगने लगें चूहों जैसे, ठीक ना, समझ रहे हो। चूहा क्या होता है, आपने देखा होगा, दीवार के सारे भागता है ना, ऐसे ऐसे भागता है, ठीक है। उसी तरीके से आप दीवार, अगर अंधेरा कमरा है, धुआं भरा हुआ है, कभी ऐसी कोई घटना आ जाए तो आपको लेट जाना है, ठीक, लेट करके और मुंह में भीगी रुमाल वगैरह लगा करके नाक के मुंह पे ढक लेना है, ताकि जो हानिकारक गैसें हैं वो तो ज़्यादा होगी वहाँ पे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी ज़्यादा, तो आपको अंदर ना आ जाए, आपके इंटरनल पार्ट को नुकसान ना करें और आप सांस लें, सुरक्षित बच सकते हैं। सहायता मिल गई तो आप निकल जाइए। अगर आप खड़े रहेंगे, बिस्तर के नीचे भागेंगे, बाथरूम में भागेंगे, ऐसा होता है ना, कई बार आप लगी बोला बच्चे थे जाके बाथरूम में जाके घुस गए, बाथरूम घुस गए ना, तो वो सब खतरनाक हो सकता है, ठीक। ये सब चीज़ें धीरे धीरे ये सब अवेयरनेस से, सीखने से आती है। तो इस क्रम में अगर हवाई हमला होता है तो एयर रेड सिग्नल कैसे मिलेगा, हवाई हमले का लाल संकेत कैसे मिलेगा, तो लाल संकेत के लिए सारे नगर में महत्वपूर्ण जगहों पे सायरन लगाया हुआ है। अभी सायरन नहीं है यहाँ पे, मैं बजा के दिखाता, तो सायरन के इलेक्ट्रिक सायरन थानों पर लगे हुए हैं सब यहाँ, और वो एक ही बटन से दबाएंगे तो एक साथ बजेंगे, ऊंची नीची आवाज़ में बजेगा, 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज़ में, कभी तेज कभी धीमा। तो क्या होगा कि उस समय आपको ये पता चल जाएगा कि ये हवाई हमले का लाल संकेत है, खतरे का संकेत है, आपको शेल्टर लेना, ठीक है। शेल्टर लेने का मतलब बंकर में चले जाना है आपको, ठीक है, ट्रेंच में चले जाना, यानी अंडरग्राउंड, मकानों में अंडरग्राउंड बनता है ना, उसमें जा करके चले जाना। अगर ये सब नहीं है तो 4 से 6 फीट के गड्ढे खोद करके उसमें लोग जाके रहते हैं। वो जो बड़े बड़े जो बम होते हैं, टनों में होते हैं, हाई एक्सप्लोसिव TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, एक केमिकल होता है, उसमें भरा होता है, विस्फोटक। तो वो स्थिति बड़ी गंभीर होती है। वो बम गिरने से क्या होता है कि पृथ्वी हिलने लगती है, धरती शॉक वेव उत्पन्न हो जाता है, भूकंप जैसा। क्या हुआ, घर वर सब गिर जाते हैं धड़ाम से, ऐसे बम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे, और रेडियोलॉजिकल अगर हो गया, रेडिएशन इफेक्ट हो गया, तो आपको एयर टाइट करके सब रखना है, मोटी दीवार, शीशा सब चारों तरफ से कवर्ड, ठीक है, कहीं से रेडिएशन अंदर ना आ जाए, कई दिनों तक आप अंदर रहना हो सकता है। ये खतरनाक, कभी भी दुश्मन, कमजोर आदमी जो ज़्यादा आक्रामक होता है, आपने देखा, कभी देखा है, कमजोर होगा अगर कोई, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ज़्यादा झगड़ालू होता है, ठीक है ना, वो आक्रमण जल्दी करता है, वो जानता है भले मारे जाएंगे, लेकिन जो गंभीर होता है, मजबूत होता है, वो थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, वो अंतिम समय में वो वार करता है, तो जान जाता है कि ये नहीं मानेगा। तो वैसे ही है, कोई देश अगर कमज़ोर है, गुस्से में उसके पास और शक्ति नहीं है, तो उसका विस्फोट कर सकता है, उसका तबाही फैलेगी, नागरिक लोग मर जाएंगे। नागासाकी, हिरोशिमा में क्या हुआ, अभी भी नागरिक वहाँ के जो है विकलांग पैदा होते हैं, कैंसर जैसे पेशेंट हो रहे हैं वहाँ पे बच्चे। कब की घटना हुई, 1945 की, समझ रहे। ये सब दवाइयों से हमें जो है अभी से अलर्ट रहना है, और उसमें एक शेल्टर लेने की प्रक्रिया है। शेल्टर जो है आप ले लेंगे, बाहर है अगर खुले में, तो लेट जाएंगे धरती पे,
चेस्ट ऊपर रखेंगे, सर और कान और मुंह बंद किए रहेंगे तो बम का प्रभाव कम रहेगा, उससे अपने जीवन को बचा सकते हैं। ज़्यादा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि आप जो है ट्रेंच में चले जाएँ, शेल्टर में चले जाएँ। लाइट वगैरह, लाइट रिस्ट्रिक्शन, बत्तियाँ बुझाने का भी सिस्टम है। बत्तियाँ क्यों बुझाते होंगे आप बताइए? हवाई हमले के दौरान बत्तियाँ क्यों बुझाते होंगे? ये ना पता चले कि कहाँ पे मतलब ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, दुश्मन को गुमराह करने के लिए, उसके दृष्टि में कंफ्यूज कर दें, ठीक है, समझ ना पावे। अगर जहाँ पे वीरान, जैसे मान लीजिए अभी ये राप्ती नगर का जो कछार एरिया है, उसमें अगर हम 10-20 लाइट ऊपर दिखा देंगे तो वो जान जाएंगे यहाँ कोई रहता है, वहाँ ड्रॉप कर देंगे। वहाँ ड्रॉप कर देंगे, हमारा नुकसान होगा क्या? नहीं होगा कुछ नुकसान। इस तरीके से चकमा देना, धोखा देना, ये है लाइटिंग रिस्ट्रिक्शन। इसलिए बत्तियाँ बुझा दी जाती हैं और कई बार अन्य जगहों पे जंगलों आदि में जो है बत्तियाँ जला भी दी जाती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हमारे टेक्निकल भाषा में कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट करना, छद्म और छुपाव, छद्मावरण और छुपाव की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो भी लाइटिंग रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने किया था, 7 मई को किया था ना, हमने देखा था इंस्टाग्राम पे। देखा ये वो सारा विभाग हम ही लोगों ने किया था। जो सारा जो पत्राचार आपका डीएम साहब का जो पत्र घूम रहा था वो मैंने ही डिजाइन किया था, सब मैंने ही लिखा था, और चारों पेपर में और मीडिया में, टीवी में, चारों तरफ जो आ रहा, ठीक है, वो हमारे विभाग ने और मैंने ही खुद सारा चीज डिजाइन किया था। वो ड्रिल भी हमारे ही नेतृत्व में वहाँ पे ड्रिल की गई, मैडम साहब की। तो ये है सिविल डिफेंस, समझ रहे? तो हमें ये सब भी सीखना है, साथ में क्विक रिस्पांस करना सीखना है। किसी भी इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस का क्या मतलब होता है? त्वरित कार्यवाही, समझ रहे? टाइम का महत्व होता है उसमें। इमरजेंसी में क्या होता है? समय का महत्व होता है। अब कोई जो है चोटिल हो गया है, ठीक है, या किसी को सर्पदंश हो गया है, सांप ने काट लिया है, अब आपको पता होना चाहिए 2 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है इंजेक्शन लग जाना चाहिए। अब वो आप झाड़ फूक में लग गए होंगे, समझ रहे हो ना? झाड़ फूक में कुछ लोगों को विश्वास है? बहुत लोगों को है, लेकिन अब ये अब मैं नहीं कुछ कह सकता, अपनी अपनी लोगों का श्रद्धा है, विश्वास है। लेकिन जो चीज़ साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, तो हमें नहीं लगता उस पर विश्वास करना चाहिए। और झाड़ फूक आप करिए, लेकिन एक पहले जो है मेडिकली इलाज करिए, ये मेरा कहने का मतलब। और बाकी कुछ भी करिए, सबसे पहले आप 2 घंटे के अंदर उस पेशेंट को ले जाइए, इंजेक्शन लगवाइए, बाकी कुछ भी, ठीक। ये आपकी मान्यता है, आपकी सोच है, लेकिन जो एक्चुअल में जो पढ़ लिख रहा है वो सिस्टम से, वो सबको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। और उसकी शिकार जो है महिलाएं, जो कि ज़्यादा ही लोग मान जाते हैं, तो ये सब भी नहीं है। तो आगे की बात जो है, यहाँ तक जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सिविल डिफेंस ही सब का एक उद्देश्य है। सिविल डिफेंस का ही काम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ कि इमरजेंसी में रिस्पांस तब आप करेंगे जब आप जो है कुछ चीज़ें जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कुछ, जब भी आपको यहाँ बुलाया जाए, कुछ चीज़ें सीखिए। और साथ ही हमारा मोबाइल जो है अपना फार्म जो है आप भरा दीजिए। बीच बीच में हम लोग जो है अलग अलग विषयों को लेकर के, क्योंकि हम जो है नागरिक सुरक्षा विभाग की अपनी जो पढ़ाई लिखाई मैंने किया उसका अलग है। मैं 2 सब्जेक्ट से पीजी हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, LLB भी मैंने कर रखा है और बैचलर ऑफ एजुकेशन भी कर रखा है। 1-2 सब्जेक्ट से मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। और यहाँ विभाग में कम से कम जो है 50-55 विषयों पे, छोटे छोटे विषयों पे मैं ट्रेनिंग कर रखा हूँ। और वहाँ से नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर से, जो हमारे भारत सरकार का जो कॉलेज है नागपुर राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर,
वहाँ से अब वो नाम उसका चेंज हो गया, अब NDRF एकेडमी हो गया। वहाँ से भी अभी मैं अगर कैंसिल कोर्स नहीं होता तो मैं नागपुर में ही होता। 24 से जाना था मैंने, 24 से 31 तक था हमारा कोर्स। तो मैं 1-2 में वापस आता हूँ वहाँ से। तो अच्छा है कि थे हम लोगों से यहाँ मुलाकात हो रही है। तो यही सारी चीज़ें नागरिक सुरक्षा विभाग करता है और एक आपको योग्य नागरिक बनाने की तरफ ले जाता है। समझ गए? योग्य नागरिक मतलब आपको फुल ट्रेंड, स्वयं भी, अपने बच्चों को भी, परिवार को भी, समाज को भी, देश को भी आप एक विचारधारा दे सकें, एक व्यू दे सकें और अलर्ट मोड में रहना है। ये सब काम सिविल डिफेंस करता है। साथ ही मैं आपको एक शपथ जो मैंने खुद बनाई है उस पर एक शपथ आपको बताऊंगा। वो होगा डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के और आपदा प्रबंधन को लेकर के, ठीक ना? आप समुदाय की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहूंगी। मैं प्राकृतिक या मानव जनित आपदा के समय धैर्य, साहस एवं समझदारी से कार्य करूंगी। मैं आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं नागरिक सुरक्षा के नियमों का पालन करूंगी। मैं स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरों की सुरक्षा भी सहयोग करूंगा। मैं अफवाहों पर ध्यान नहीं दूंगी और सत्य सूचनाओं का प्रचार प्रसार करूंगी। मैं नागरिक सुरक्षा, बचाव, प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास में सक्रिय भूमिका निभाऊंगी। मैं आपदा पूर्व तैयारी, सतर्कता एवं जागरूकता के कार्यों में भागीदारी निभाऊंगी। राष्ट्र हित एवं मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हुए मैं सच्ची निष्ठा से नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करूंगी। जय हिंद। ठीक है, ये शपथ समझ में आएगी आपकी? नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन शपथ मतलब कि हमें अपनी सुरक्षा के साथ थोड़ा दूसरे के बारे में भी सोचना है, तो आगे बढ़ करके प्रोएक्टिव होकर के आगे उसकी मदद के बारे में सोचना है। अगर प्रोएक्टिव होकर के इस तरीके के विचार रखेंगे, मदद करेंगे, हो सकता है एक मदद के लिए एक हाथ आपके बढ़ेंगे, हजारों हाथ आपके तरफ कभी बढ़ेंगे। मदद इस दिशा में काम करना है। नागरिक सुरक्षा विभाग आई के साथ शुरू होता है। आई के साथ मैं एक अकेला यहाँ खड़ा हूँ और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम की भावना से काम करते हुए आप सभी को अपने साथ जोड़ो। हम हो जाएंगे और हम हो जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे तो ये मुट्ठी हो जाएगी। ठीक है, इसका पावर ज़्यादा होगी और एक की पावर कम होगी। तो हमें इस पे काम करना है, मुट्ठी पे काम करना है ताकि हथौड़े का ठीक। इन योजनाओं विश्वासों के साथ बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मैं मैम अगर इजाज़त हो आप कुछ कहना चाहें इन लोगों को तो कहें, अदरवाइज इन लोगों को छोड़ दें। ये बहुत देर से हम लोगों की बात सुन रहे थे तो लेकिन उसके पहले 1-2 लोग यहाँ ज़रूर बोलेंगे
ठीक है कि ये आपको कार्यक्रम में सेशन कैसा लगा, ठीक है। और ये आपको बताना, एक इधर से कोई आके बताएगा जो बढ़िया बता सकता है, नहीं एक ये बताएंगे ये अच्छी नहीं है बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। नहीं ठीक है, अच्छा सुनिए तो पहले इधर से बताएं कोई। हाँ बताओ। ये सर हमको ये पता चला कि लड़कियों को पीछे नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और जब कभी हमारी हमला हो तो अपने साथ साथ भी दूसरों की मदद करना चाहिए। ठीक है और कौन बताएगा, और कौन बताएगा? सर नागरिक सुरक्षा मतलब कि हर आदमी अपनी सुरक्षा और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कैसे और किस तरीके से कर सकता है, ये चीज़ों का नॉलेज। अब आप बताइए, आप ट्रेनर भी है ना? बहुत अच्छा लगा ये कैसे दूसरे को बताया जाए, अपने सीखा जाए, कैसे दूसरे को बता सकते हैं कि ये अच्छे से काम किया जाए। बोलना चाहें जो भी आप निर्देश कर दीजिए, नोट छुट्टी दे दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए। जो नहीं पाया होगा वो शर्माएगा नहीं। दे दिए ना और कुछ टाइम खा लिया सर, हम इसमें डालिए आपके पास आपने अपने प्लेट में सब